हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेड मिनिस्टर्स ने रिसेंटली सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, इसके बारे में अपनी यहाँ पे वर्चुअली मीटिंग की। तो मेनली यहाँ पे सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव क्या है, इस सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की मेन सिग्निफिकेंस क्या है, भारत के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ये तीनों ही कंट्री अगर यहाँ पे मिल के काम करेगी तो सप्लाई चेन या फिर इंडो पैसिफिक में कैसे इसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाया जाएगा, तो इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो आपके GS2 पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेड मिनिस्टर्स, जिसमें भारत के पीयूष गोयल भी शामिल थे, तो यहाँ पे फॉर्मली जो है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव्स के यहाँ पे ऊपर काफी सारे बात की। यहाँ पे मेनली देखिए, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव क्या है कि इन तीनों ही देश के बीच में सप्लाई चेन की रेजिलियंस, यानी कि किसी भी देश से अगर किसी भी देश में किस चीज की सप्लाई देनी हो तो उसमें कितनी ईज हो सके, ताकि यहां पे एक बहुत ही स्ट्रांग तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से, बैलेंस और इंक्लूसिव ग्रोथ इंडो पैसिफिक रीजन में बनाया जा सके। तो देखिए, अगर आप जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया तीनों ही जो है इंडो पैसिफिक रीजन में यहां पे आती है। और अगर बात करेंगे हम मालाबार एक्सरसाइज में, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने भी यहां पे ग्रुपिंग्स में ज्वाइन किया है। तो इंडो, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये चारों ही देश मिलके जो है क्वाड ग्रुप्स का एक हिस्सा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन तीनों देश के हिसाब से कि अपने बीच में जो ट्रेड्स है उसको यहां पे सही तरीके से, यानी कि कम से कम यहां पे जो प्रॉब्लम्स हो, कम से कम यहाँ पे ट्रेड, जो यहाँ पे ड्यूटी फ्री ट्रेड हो, यहाँ पे कम से कम यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स के बगैर यहाँ पे उसको क्रिएट किया जा सके। और दूसरी बात, यहाँ पे तीनों ही देश, यहाँ पे मेन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जा सके, ताकि तीनों ही देशों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो या फिर ट्रेड सेक्टर में इकोनॉमिक पावर हाउस बनाया जा सके। तो मेनली अगर जो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे, तो इसको फर्स्ट प्रपोज किया था जापान ने। तो जापान भी यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग देखेंगे कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक यहाँ पे बहुत सारी चीजों के ऊपर चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ चुकी है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कोविड पेंडेमिक के टाइम में यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे। तो जापान ने यहाँ पे ये जो इंडो पैसिफिक रीजन में मेनली सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ये बहुत ही पहले इसको प्रपोज किया था। मेनली यहाँ पे देखें कि तीनों ही कंट्री यहाँ पे मेन सपोर्ट करती है एक दूसरे की डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसकी ट्रेड और जो इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पे किया जा सके। जैसे कि आप लोग जानते हैं, थ्रू जीका यहाँ पे जापान अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो या अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप में भी काफी सारी मीटिंग्स, या फिर जापान ने भी बहुत ही मल्टी सेक्टरल सेक्टर में इंडिया को हेल्प करने की बात की है यहाँ पे। तो मेनली यहाँ पे मिनिस्टर्स ने यहाँ डिसाइड किया है कि हर साल एटलीस्ट एक बार तो ऐसे ही कुछ कन्वेंशन होनी चाहिए, जिसके हिसाब से सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की डेवलपमेंट हो या फिर उसको इंप्लीमेंटेशन और भी अच्छी तरीके से बढ़ाया जा सके। तो अगर आप लोग यहाँ पे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ग्रुप के बारे में देखेंगे, तो कुछ दिन पहले जब रायसीना डायलॉग हुई तो यहाँ पे एक चीज टॉपिक में आई थी, मेनली जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में आसियन ग्रुप्स के साथ, जो आसियन कंट्रीज है, उसके अलावा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चाइना मौजूद है, यहाँ पे साउथ कोरिया भी मौजूद है। लेकिन भारत ने पिछले साल वहां से जो है अपना नाम वापस ले लिया था। तो उसका कुछ कुछ रीजन भी है, क्योंकि अगर ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो गई यहाँ पे, तो ड्यूटी फ्री ट्रेड्स होनी शुरू हो जाएगी। और इंडिया की जो अगर यहाँ पे देखेंगे ट्रेड डेफिसिट, विच चाइना और अगर आसियान कंट्रीज के साथ कहेंगे, या फिर अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, बहुत ही ज्यादा है, स्पेशली चाइना के साथ। अगर बाकी सब कंट्रीज को मिला के भी कर दिया जाए, तो उन सब कंट्रीज को मिला के जितनी ट्रेड डेफिसिट होती है, चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट उससे भी ज्यादा होती है। तो अगर यहाँ पे ड्यूटी फ्री ट्रेड यहाँ पे कर दिया गया, तो इंडिया की इकोनॉमी को ये बहुत ही
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इससे इंडिया जो है पिछले साल इसने अपना नाम वापस कर लिया था। मेनली देखिए कि चाइना की जो यहाँ पे इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है आसियान ग्रुप्स के साथ बहुत ही तरीके से, अगर देखेंगे इकोनॉमिकली देखेंगे, जियोग्राफिकली, उन लोग ने काफी सारे यहाँ पे डोमिनेंस क्रिएट करके रखा हुआ है। तो इंडिया जनरली उस ग्रुप से थोड़ी सी हटके रहनी चाहती है। मेनली यहाँ पे सेल्फ रेजिलियंस जो प्रोसेस है इंडिया अपनाना चाहती है, ताकि यहाँ पे इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट के ऊपर जो भी एसेंशियल चीजें होती है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो गई, फार्मास्यूटिकल्स हो गई, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर दूसरे देशों के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंस कम किया जा सके। तो क्रूड ऑयल तो एक ऐसी चीज है जिसको इंपोर्ट इंडिया को करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी इंडिया ने बहुत सारे प्लानिंग्स बनाए हुए हैं ताकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से इंडिया को यहाँ पे लाभ हो सके। और अगर बात करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस टू इंडिया, तो देखिए कि चाइना के साथ हम लोग पहले से ही जानते हैं, बहुत पहले से बॉर्डर टेंशन चलती हुई आ रही है, और ऑफ लेट पिछले 1-1.5 साल में जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई है, तो जापान को भी यहाँ पे लगता है कि इंडिया को भी ऑल्टरनेट पार्टनर की जरूरत है। भले ही यहाँ पे जापान थ्रू बॉर्डर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन थ्रू सी के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। तो जापान भी इंडिया को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रही है, ताकि इंडिया जापान को यहाँ पे जो है एक अच्छे पार्टनर के हिसाब से मान सके। दूसरी चीज है कि चाइना नॉट ओनली फॉर जापान, इंडिया या अलग अलग कंट्रीज के लिए भी एक बहुत ही मेजर एक्सपोर्ट सोर्स है। यहाँ पे बहुत सारा कंट्रीज, यानी कि दुनिया के हर कंट्रीज जो है चाइनीज प्रोडक्ट्स यहाँ पे मंगवाती रहती है, चाहे वो मोबाइल फोन कंपोनेंट्स हो और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो। चाहे वो इंडिया के लिए अभी इस वक्त जो है चाइना के साथ ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप कट कर देंगे, लेकिन डिप्लोमेटिक वे में उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो मेनली टाइम यहाँ पे अगर देखेंगे इंडिया को यहाँ पे सेल्फ रेजिलियंस हर चीजों में, चाहे वो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग हो, उस सिचुएशन में जो चाइना के साथ डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, और मेनली रेजिलियंस यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी थ्रू सप्लाई चेन नेटवर्क्स, जो भी यहाँ पे मेन 3 कंट्रीज के बारे में बात की। तो इसके अगर हिसाब से देखा जाए इंडिया के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है। अगर पहला पॉसिबिलिटी इंडिया में यहाँ पे देखिए कि जो यूथ है, नंबर ऑफ यूथ पॉपुलेशन बहुत ही ह्यूज अमाउंट पे है, जो एजुकेटेड यूथ है। तो इंडिया क्या हो सकती है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकती है अलग अलग सेक्टर में। यहाँ पे अगर डिमांड आनी शुरू हो गई तो इंडिया को डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, डेफिनेटली इंडिया में यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, इंडिया को यहाँ पे करवानी पड़ेगी, ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे डेवलप किया जा सके। और बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो दूसरी की अलग कंट्रीज जो है डेफिनेटली एक इंडिया को मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्वीकार करेगी यहाँ पे। और मेनली अगर देखेंगे जो साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। दूसरी बात क्या है कि इंडिया ने अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी हद तक यहाँ पे अगर पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो काफी हद तक इंडिया ने उसमें सुधार किया है, लेकिन और भी सुधार करनी बाकी है। तो मेनली इंडिया जो है एक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव नेशन बन सकती है पूरे दुनिया में। तो अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के ऊपर होगी, ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है यहाँ पे लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम बनेगा, इकोनॉमी यहाँ पे सर्कुलेट होगी। तो ऐसे कोविड पैंडेमिक के सिचुएशन में जब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी यहाँ पे एक प्रॉब्लम से जूझ रही है, और दूसरी इंडिया में सेकेंड जो वेव है इसमें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, जिसके हिसाब से इंडिया में जो हम मैन्युफैक्चरिंग हब को क्रिएट करके जो है साउथ ईस्ट एशिया में या फिर अगर पूरे दुनिया में एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टिंग हब इंडिया बन सकती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो तीनों ही मिलकर यहाँ पे सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव्स के ऊपर काफी सारे बात की। तो देखिए ऐसे पॉइंट से आपको एनालिटिकल प्रश्न मिलने की बहुत चांसेस है। सीधे सीधे आपको नहीं भी पूछा जा सकता है कि इस कॉन्सेप्ट में कौन सी कंट्रीज जुड़ी हुई है, लेकिन आपको यहाँ पे एनालिटिकल प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर मेंस में आपको कभी कुछ चीजें एनालिसिस भी करनी पड़ती है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन आपके साथ रहेंगे तो आपको काफी ज्यादा आसानी होगी उसको रेसिप्रोकेट करने में। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।